Hello guys, this is Saurabh Kumar Nayak and you are watching Ecobus Commerce with me and आज जो है हम लोग अभी सीजी सेट जो हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। सीजी सेट में कॉमर्स का जो पेपर था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस फर्स्ट जो थे उनको डिस्कस करेंगे और इसमें क्वेश्चंस में देखने के बाद मुझे लगा जो ये मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, एकदम टफ तो नहीं बोल सकते लेकिन मॉडरेट से ऊपर था। जिन्होंने पढ़ाई करी थी अच्छे से उनका सिलेक्शन इजी है, बहुत टफ तो नहीं है सिलेक्शन होना, क्योंकि एक क्वालिफाइंग नंबर लाना उतना टफ नहीं होता। लेकिन एक बहुत अच्छे नंबर की उम्मीद कम है मुझे, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी के साथ ऐसा होगा। बट एज़ अ पर्सन मैं अगर खुद भी जाता इस एग्ज़ाम में तो मुझे लगता कि भाई ये पेपर टफ है, ठीक है? थोड़ा-सा। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ मुझे लगे, जो कि नॉर्मली नहीं पूछे जाते थे लेकिन अभी पूछे गए हैं। इवन आप अगर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जो कि इसके पहले एग्ज़ाम्स में नहीं आए। ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? और इसका आंसर जानने के पहले सब्सक्राइब तो कर लीजिए आप, क्योंकि सब्सक्राइब करते नहीं हैं, व्यूज़ हमारे अच्छे आते हैं लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो नहीं बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा है, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? फर्स्ट है व्यवसाय का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करके लाभ कमाना होता है ना? तो बिज़नेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट बाय सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, बिल्कुल सही है ना? उसके बाद है कंपटीशन टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजायर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव कंपटीशन। किसी विशेष प्रकार की इच्छा को संतुष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा को जनन प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ये गलत है। ठीक है, आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं आगे, ठीक है? जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल पढ़ेंगे। ऑप्शन सी है व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रित क व्यवसाय के व्यापक यानी कि जो ब्रॉडर एनवायरनमेंट होता है उसको अ, कंट्रोल करना संभव है, पॉसिबल है। तो हाँ, पॉसिबल है। इसी को हम मैक्रो इकोनॉमी भी बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बिज़नेस का जो ब्रॉडर एनवायरनमेंट है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सीखते हैं, ठीक है? अगला है एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिज़नेस। पर्यावरण विश्लेषण व्यवसाय के विविधीकरण में सहायक होता है, बिल्कुल सहायक होता है। पर्यावरण में जिस तरह से आप रहते जिस पर्यावरण में आप रहते हैं, वो पर्यावरण आपके किस बिज़नेस के लिए अच्छा है, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अच्छा है। जैसे लाख की चूड़ियों का एग्ज़ाम्पल है, तो लाख की चूड़ियाँ बेसिकली गुजरात, बंगाल साइड ज़्यादा पहनी जाती है। उड़ीसा में भी कई जगह पहनी जाती है, तो ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है कि आपको किस पर्टिकुलर जगह पे क्या बिज़नेस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ये मुझे लगा गलत क्योंकि 2 चीज़ें तो सही है, 2 चीज़ें गलत है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना? इसको अपन बोलते हैं फेमा इन शॉर्ट में। तो फेमा जो था वो 99 को ये सही है, मतलब ए का तो 4 होगा, ठीक है? ये कन्फर्म है, ए का 4 होगा, कन्फर्म है। उसके बाद ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट, इसका कन्फर्म मुझे आंसर मिला ही नहीं। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था तो मैं इसका खोज रहा था, बट मुझे मिला नहीं। 2009 इसका करेक्ट हो सकता है, बट एक्चुअली 2009 जो मार्च है, उसमें कॉम्पिटिशन जो आपका कमीशन है, वो बैठा हुआ था। तो ईयर 2009 में आपका कॉम्पिटिशन कमीशन बैठ गया। अगर मैं सी को ले लेता हूँ 1, तो सी को आएगा 1, मतलब ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर उसके हिसाब से। बट मुझे सेबी का 1992 है, तो 1992 यहाँ पे दिखा ही नहीं है सेबी के लिए, है ना? तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सही है, गलत है। 2 चीज़ें मुझे मिली नहीं और 2 चीज़ें मुझे जो मुझे पता है उसके अनुसार जो आपका आंसर बनता है ना? वो आपका बन रहा है अ, ऑप्शन बी और मेरे हिसाब से ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ ट्रांज़ैक्शंस मेड बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री एंड द रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री।
एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों और अन्य अन्य देश के निवासियों के बीच किए गए किस प्रकार के सौदों का क्रमबद्ध लेखा है। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, किसी भी तरह का इंपोर्ट और किसी भी तरह का एक्सपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट मतलब जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं, है ना, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। और यहाँ से सामान भेजते हैं, बेचते हैं बाहर, है ना, दूसरी कंट्रीज में अपना सामान बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ऑल इकोनॉमिक डील्स जो ये है ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और ये जो है, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन सही नहीं है। सम ऑफ इकोनॉमिक डील, डिफेंसिव डील्स, प्रॉफिट ऑफ कंप्लीटेड डील्स, तो ये सब नहीं होता है। जो उसका वैल्यू टोटल होता है उसको ले लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी सही है। बिजनेस जो बिजनेस का जो टाइप होता है, इसमें पार्टनरशिप भी होता है, सिंगल बिजनेस जिसको अपन प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी, है ना, या अब वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, ये सारी चीजें आ जाती है उसमें। लेकिन एम्प्लॉय जो है वो एक पेशा है, प्रोफेशन है, सॉरी प्रोफेशन हो सकता है, सॉरी सॉरी वो किसी के अंदर काम करने वाला हो सकता है। जैसे कि वेजेस मिलते हैं, एम्प्लॉय को क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता है। प्रोफेशन एक डिफरेंट केस होता है जिसमें लोगों को फीस अर्न होती है। वैसे ही बिजनेस में एक प्रॉफिट लोगों को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट रिगार्डिंग राइट्स रिलेटेड टू TRIPS, ट्रिप्स। अब ये ट्रिप्स है क्या? ठीक है, ये ट्रिप्स है क्या, ये आप कमेंट में आंसर करेंगे, क्योंकि मैंने तो देख लिया, मुझे पता नहीं था लिटरली। मैंने झूठ ना बोलूं तो मुझे पता नहीं था कि ट्रिप्स क्या होता है, बट मैंने देख लिया। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मुझे बताइए ये ट्रिप्स होता क्या है। ठीक है, कमेंट में, ताकि आपको भी नॉलेज बढ़े। अब ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है आपका, है ना, ये आपको दिखा रहा है कि द बेर्न कन्वेंशन ऑफ 1971 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स शुड बी फॉलोड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। इसके साथ एक और अ, है जो जुड़ जाता है, द पेरिस एक्ट। ठीक है, द पेरिस एक्ट 1971। तो पेरिस एक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, कभी भी ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो सही है बिल्कुल। इसके साथ द पेरिस एक्ट, मैं कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये भी आप देख लेना, पेरिस एक्ट। और ये भी 1971 का ही है। ठीक है, 1971। तो इसको भी याद रखेंगे आप साथ में, अगर ये दे दिया जाए कभी तो। एनी मार्क दैट डिस्टिंग्विशेस द गुड्स और सर्विसेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम दोज ऑफ अनदर कम्स अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन। कोई चिन्ह जो किसी संस्थान, कोई चिन्ह जो किसी संस्थान के पदार्थों अथवा सेवाओं में दूसरों संस्थानों के पदार्थों और सेवाओं में से भिन्नता दिखाता है। जैसे बोर्ड का डिजाइन क्या है, बोर्ड का डिजाइन ऐसा है ना कुछ। ठीक है, ऐसे करके है कुछ, और ऐसे ऐसे करके। तो ये बोट के जो लोगो है उसमें आता है, और उसके नीचे लिखा होता है बोट, है ना, इसके नीचे लिखा होता है बोट, BO, A कैपिटल में होता है और लिखा होता है T। तो ये बोट है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इसका लोगो है जो उसको बाकियों से अलग बनाता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following transactions generally require peer approval अंडर फेमा। अभी जो फेमा के बारे में अपन ने पढ़ा, फेमा का फुल फॉर्म भी पढ़ लिया है। अब निम्नलिखित में से किस लेन देन को आमतौर पर फेमा के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। ठीक है, FDI। शैक्षणिक प्रयोजन, आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, ये भी आपका प्राइवेट डिसीजन हो सकता है।
व्यक्तिगत यात्रा और पर्यटन ये भी आपका प्राइवेट डिसीजन हो सकता है, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है ना, तो ये मेरे हिसाब से ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्योंकि इसका नाम ही होता है ना फेरा, फेरा का मतलब ही होता है, फेमा का मतलब ही होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, एक्सचेंज मतलब होता है कि आयात निर्यात दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव नॉट बीन डीलाइसेंस्ड, हैव नॉट बीन डीलाइसेंस्ड अंडर द लिबरलाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब पहले होती कितनी थी, पहले थी 18। ठीक है, 18। अब इस 18 में से 10 जो थी ये पब्लिक सेक्टर में थी। ठीक है, अब 8 जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के पास थी पहले से, और इसमें से क्या किया गया, 8 को, 8 जो है इसको फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। ठीक है, मतलब पहले केवल 8 थी, है ना, इसमें से 8 और खोल दिया गया, और इसके बाद ना जो बचता है ना, मतलब जो डी लाइसेंस किया गया, हाउ मेनी इंडस्ट्री हैव नॉट बीन डी लाइसेंस्ड। ठीक है, अब ये सॉरी ये अपन तो पढ़ रहे थे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के पास कितना कितना बचा। तो अभी पब्लिक सेक्टर के पास ओनली 2 है ना, पब्लिक सेक्टर के पास ओनली 2 है, और प्राइवेट सेक्टर के पास 16 है। ठीक है, अब इसमें से डी लाइसेंस जो हुए हैं वो 10 थे। ठीक है, तो एज पर माई नॉलेज 10 जो है करेक्ट आंसर होगा। 18 का 18 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 18 का 18 तो पॉसिबल नहीं है, 18 बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। या तो 12 होगा या 10, बट मुझे जो लगता है एज पर माई बेस्ट इंफॉर्मेशन वो मुझे 10 लग रहा है। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आता है। फिलहाल तो आंसर निकल के आएगा तो और अच्छे समझ में आएगा कि क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द न्यू फॉरेन पॉलिसी। तो नवीन विदेशी नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसमें पहला चीज बोला गया है तो 100% करेक्ट है। जो इनिशिएटिव अंडर दिस फोकस मार्केट स्कीम हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2.5% टू 3%, बिल्कुल करेक्ट है ना। उसके बाद बोला है द फॉर्मेशन ऑफ फ्यू लेवल कमिटी टू रिव्यू द ब्रांच एनवायरमेंट सॉरी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट वाज अनाउंस्ड। अब ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा-सा अलग आएगा आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग-अलग दिखेंगे, इसलिए दोनों ही पढ़ना ज़रूरी है मेरे हिसाब से तो। निर्यातकों की साख आवश्यकता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है। लेकिन ये मेरे को थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, अ फ्यू लेवल, ये गलत है। इन व्यू ऑफ द हाई कॉस्ट इनकर्ड बाय इंडियन प्रोड्यूसर, यहाँ पे भी इंग्लिश थोड़ी गलत है। इंग्लिश यहाँ पे भी गलत है। ठीक है, भारतीय उत्पादकों की उच्च लागतों के मद्देनजर विभिन्न प्रोत्साहन स्कीम के आवेदन की फीस को समाप्त करने की घोषणा की गई है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही आंसर। तो कहने का मतलब तीनों ही सही है। ठीक है, 1 2 एंड 3 तीनों ही सही है। तो ये सभी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत वाले को बताना है कि गलत क्या है। और यहाँ पे जो सही जो मुझे लग रहा है, देखिए उसको पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विकास बिंदुओं की स्थापना होती है। सो इंटरनेशनल ट्रेड होता है लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रोथ पॉइंट। ठीक है, अगला है इन क्लासिकल एंड न्यू प्रेजेंट इकोनॉमिक्स, क्या नौ प्रतिष्ठित, ओके, इकोनॉमिक फॉरेन ट्रेड इज कंसिडर्ड द इंजन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, द इंटरनेशनल प्रोटेस्ट इफेक्ट हैज जनरली हिंड्रेंस लिखा है hindered the development of, hindered मतलब होता है कमी, मतलब हिंड्रेंस बोलते हैं इसको, hindered बोल बोल दिया इसने।
तो इसका मतलब होता है कमी होना, मतलब कम हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ सेमी डेवलप्ड कंट्री। सेमी डेवलप्ड कंट्रीज की जो डेवलपमेंट है वो और कम हो जाती है इनके प्रोटेस्ट के कारण। उसके बाद फॉरेन ट्रेड हैज नो इफेक्ट ऑन एजुकेशन। जो फॉरेन का ट्रेड होता है वो इफेक्ट नहीं करता, किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालता एजुकेशन पे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है ना। ये इसका जो सही लग रहा है मुझे, जो इनकरेक्ट है, ये डी सही लग रहा है कि फॉरेन ट्रेड एजुकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। देखो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। बाकी दोनों तो करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड जो होता है ना, उस पे जैसे कि जिस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है ना, हमारे कंट्री के लोग वहां जाके पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रेड ना कंट्री में वॉर होने की संभावना कम होती है, तो ऐसे में लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। तो ये एजुकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। अब ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऑपरेटिंग इन द यूरोपियन कॉमन मार्केट बिगिंस, कब बिगिन होता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं जनवरी, मार्च, और ये भी मार्च, और ये भी मार्च। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा जनवरी। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए तीन ठो मार्च दे दिया गया है, बट इसका आंसर है जनवरी 1958। ठीक है, अगला है द मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, तरलता की सबसे कड़ी जांच किस में होती है? करंट रेशियो में तो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट रेशियो। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो है एब्सोल्यूट रेशियो। सॉरी, गलत हो गया क्या? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओनली एब्सोल्यूट रेशियो, केवल पूर्ण तरलता अनुपात में। ठीक है, चलिए। As per Accounting Standard 3, the format of cash flow statement is mandatory to all those enterprises whose what turnover, income, profit, loss, purchase। तो भाई 50 करोड़ जो है ना वो टर्नओवर का है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला है from the operational point of view which are the part of environmental audit। ये आपका प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका नेट में आया हुआ था ना, नेट में आया हुआ था क्वेश्चन, और ये जैसा का तैसा उन्होंने छाप दिया है, लेकिन एक गलती हो गई है टाइपिंग में। ठीक है, इसको आप तो चैलेंज कर सकते हो, बिल्कुल जाके चैलेंज करो। अब ये जो है इसमें जो मेन पार्ट होते हैं इसको आप देखोगे तो पहला तो ए बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आता है सी, उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो है कंप्लायंस ऑडिट। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, ठीक है, ये मैं डब्बा कर देता हूँ, इसको नोट्स बना लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो दोनों जगह रिपीट हो रहे हैं मतलब कुछ तो बात होगी। अब उसके बाद है साइट प्रॉपर्टी ऑडिट। ठीक है, साइट की प्रॉपर्टी की ऑडिट करना है कि जहाँ पे वो फल फूल उगाया हो भी, या जब पेड़ पौधे उगाए हो, है ना, वो किसके नाम पे है, दूसरे के नाम पे तो नहीं है। दूसरे का जमीन दिखा के बोल रहे हो कि मैंने लगाया इतना सारा। तो और उसके बाद होता है कंप्लायंस ऑडिट कि आपको कितने पेड़ लगाने थे और कितना आपने लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं। इसके पहले जो नेट में आया था उसमें जो वो था ऑप्शन ए सी डी। ठीक है, ऑप्शन ए सी डी उसमें था, लेकिन उसमें कंप्लायंस ऑडिट ना यहाँ पे थी, यहाँ पे थी ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, और यहाँ पे गलत दे दिया गया है थोड़ा-सा, डी ई को डी की जगह दे दिया है, डी को ई की जगह दे दिया है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, और ये क्वेश्चन ही गलत है। मतलब सॉरी, इसका ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन क्या आएगा इसमें? ए, सी और ई। ठीक है, ए, सी, ई, एस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब बीईपी कैलकुलेट करना है, बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना। देखो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय फिक्स्ड कॉस्ट, इसको मैं 3-4 बार बता चुका हूँ अपने वीडियो में। 40,000 रुपए है, डिवाइड बाई क्या करना है, रेवेन्यू पर यूनिट, मतलब कितना रुपए है, 50। ठीक है, 50 माइनस करेंगे जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 30, तो 30 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 40
2 3 4 और बटे 20 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा 2000 यूनिट। ठीक है, 2000 यूनिट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑर्डर द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन करते हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल करेंगे, जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, जर्नल, जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक और ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद ऐसे इसमें तो बस यही ऑप्शन सही दिया है, बाकी तो एकदम ही गलत है। पहले लेजर स्टार्ट कर दिया, सब्सिडरी बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। हाँ, अगला है क्वेश्चन नंबर 16, अंकेक्षण का समय सीमा एवं प्रकृति किसकी प्रभावशीलता पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आपके इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इंटर कंट्रोल सिस्टम है और ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है। तो जो इंटर कंट्रोल सिस्टम होता है, अंतर नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, कई लोग इंटरनल लिख के आए होंगे। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो है इंटर कंट्रोल। ठीक है, इंटर कंट्रोल जो सिस्टम है उसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आंतरिक विश्लेषण का? जी नहीं, आंतरिक विश्लेषण, लंबवत और क्षैतिज विश्लेषण, ये जो आपका विश्लेषण है ना, ये आपका विश्लेषण होता है मैनेजर्स के द्वारा। कौन? मैनेजर्स। मैं तो लिख भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैनेजर्स के द्वारा होता है। जो बाह्य या एक्सटर्नल विश्लेषण जो होता है ना, ये आपका होता है एक अंशधारी या शेयर होल्डर के द्वारा। अगला जो है, भाई ने पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है, जिनका ही पेपर था, इन्होंने सॉल्व करके रखा और सही सॉल्व करके रखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 12:8:5। और भाई ने इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ है, किस तरह से ये होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, डिसोल्यूशन जो होता है पार्टनर्स का, पार्टनरशिप का, इसमें किस तरह से एप्लीकेशन होता है फंड का। तो पहले हम करते हैं थर्ड पार्टी को पेमेंट, थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के बाद में हम पार्टनर के लोन को देते हैं, उसके बाद हम देते हैं पार्टनर के कैपिटल को, और पार्टनर का कैपिटल अगर देने के बाद बच जाता है पैसा, तो उसको बोलते हैं सरप्लस, और इसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2143, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ओके, तो यहां तक खत्म हुआ, यहां तक खत्म हुआ, और आगे के 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने गलत बता दिया है। ठीक है, थैंक यू।